देखो, कल जो हमने बताया था एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में, उसमें ये थोड़ा सा और ऐड करना है हमको आज। इसमें बेसिकली प्रॉपर्टीज़ देखनी है माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट्स की, कंपेयर करना है उसको एक साथ। और एक क्विक कंपैरिजन इसका हो जाएगा दोनों का, एक्टिन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक्टिन फिलामेंट्स आपने देखा था, दो इंटरट्विन चेन्स थी एफ एक्टिन की। एफ एक्टिन फिलामेंटस था जो कि जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल से मिलकर तैयार हो रहा था। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, सिलिंड्रिकल, और इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं जो कि अल्फा बीटा ट्यूबलिन के बने होते हैं। डायमीटर जो है एक्टिन फिलामेंट्स का वो 7 नैनोमीटर के लगभग था, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का आउटर डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है, इनर 15 नैनोमीटर होता है। तो इसका मतलब कि 10 नैनोमीटर में ये जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं ये लाई करते हैं। मोनोमेरिक यूनिट एक्टिन फिलामेंट्स में जी एक्टिन है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स में अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले ही। पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे भी प्लस माइनस एंड्स दोनों देखने के लिए मिलते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी न्यूक्लियोटाइड बाउंड। ये कल स्पेसिफिकली हमने बताया था आपको कि एटीपी, या जब एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो एडीपी। सिमिलरली माइक्रोट्यूब्यूल्स में जीटीपी बाउंड होगा और हाइड्रोलाइज होने के बाद जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ड्रग्स की बात करते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट्स के ड्रग्स की अगर हम बात करें तो साइटोचैलेसिन डी जो है ये क्या करता है, प्लस एंड्स पे बाइंड करता है और इसके इलोंगेशन को प्रिवेंट कर देता है। फिर लैट्रनकुलिन लैट्रनकुलिन जो है वो जी एक्टिन मोनोमर से बाइंड करेगा, और इसमें भी क्या होगा कि इनको एफ एक्टिन में कन्वर्ट होने से रोकेगा, यानी कि पॉलीमराइजेशन को ये भी प्रिवेंट करेगा। फेलॉइडिन क्या करता है कि ये टाइटली बाइंड करता है अलोंग द साइड्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, और इनको डीपॉलीमराइज नहीं होने देता है, यानी कि इसको स्टेबिलाइज करता है। जेस्प्लैकिनोलाइड ये क्या करेगा, एक्टिन पॉलीमराइजेशन को इंड्यूस करेगा। कैसे? एक्टिन फिलामेंट न्यूक्लिएशन से, और स्टेबलाइज करता है एक्टिन को एक बार जब वो फॉर्म हो जाता है। तो न्यूक्लिएशन भी हमने देख लिया, 3 जी एक्टिन मोनोमर मिलके एक न्यूक्लियस तैयार करते हैं जिसपे 70 डिग्री के एंगल पे नए जी एक्टिन जो है वो जुड़ते चले जाते हैं। स्विनहोलाइड सीवियर्स फिलामेंट, सीवियर का मतलब कि काट देना, काटना, बीच बीच में से तोड़ देता है फिलामेंट को, ब्रेक कर देता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में कुछ ड्रग्स है हमारे पास, नोकोडाजोल। नोकोडाजोल क्या करता है कि डीपॉलीमराइजेशन करता है ट्यूबुलिन सब यूनिट्स का। कॉल्चिसिन है, ट्यूबुलिन सब यूनिट से बाइंड करेगी और इनके पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करेगी। कॉल्सिमाइड जो है ये भी ट्यूबुलिन सब यूनिट से बाइंड करेगी और इनके पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करेगी, मतलब सिमिलर है। टेक्सॉल की अगर हम बात करें तो ये बाइंड करेगा और स्टेबलाइज करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स को, प्रिवेंटिंग देयर डीपॉलीमराइजेशन। विनब्लास्टिन बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है पॉलीमराइजेशन को। विनक्रिस्टिन फ्री ट्यूबुलिन से बाइंड करेगा टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन, हो चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, कोई सी भी हो। तो ये तीनों जो है वो बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, टेक्सॉल, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन। क्या रोल है इसका, क्यों इस तरह से डीपॉलीमराइजेशन प्रिवेंट करना या पॉलीमराइजेशन प्रिवेंट करने से ये कैंसर सेल्स को ग्रो करने से रोकती हैं, इसको आप थोड़ा सा विचार करिएगा। जब विचार आए दिमाग में तो बताइएगा हमको। आई हैव गिवन यू फूड फॉर थॉट। अब अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर कैसे जैसे नंबर यहाँ इंक्रीज करेगा? यहाँ तो क्लियर है विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन में कि पॉलीमराइजेशन ही प्रिवेंट हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेगा, स्पिंडल नहीं बनेगा, स्पिंडल नहीं बनेगा, सेल डिवाइड नहीं करेगी। टैक्सॉल का बताओ। टेक्सास ब्रेविफोलिया प्लांट से मिलता है ये तो माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज कर रहा है, उसका डीपॉलीमराइजेशन भी प्रिवेंट कर रहा है। फिर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है?
इस कंडीशन में कैसे कैंसर सेल्स की ग्रोथ रुकेगी? सोच के बताना। ये क्या हो गया? जब भी पॉलीमराइज नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा ना, डिपॉलीमराइज होता है तो ही तो डॉटर सेल्स डिवाइड होती हैं। हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर डीपॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स का मूवमेंट टुवर्ड्स अपोजिट पोल कैसे हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो जब क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे जाएंगे नहीं तो वो न्यूक्लियो क्या कहते हैं उसको, साइटोकाइनेसिस, और एक और क्या टर्म है उसका यार, भूल गए। साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम, याद दिलाओ? कैरियोकाइनेसिस। हाँ हाँ ठीक। तो कैरियोकाइनेसिस ही नहीं होगी, तो कैरियोकाइनेसिस नहीं होगी तो फिर साइटोकाइनेसिस का सवाल ही नहीं उठता। तो इस वजह से ये स्टेबल करके भी सेल्स को ग्रो नहीं करने देगी। चलो अब आते हैं नए टॉपिक पे, आज के टॉपिक पे, और ये है मायोसिन, मतलब कि अगले साइटोस्केलेटन के पार्ट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा साइटोस्केलेटन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ हद तक तो है ही है। अच्छा देखो, मायोसिन जो है ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट बेस्ड मोटर प्रोटीन। मोटर प्रोटीन का मतलब, देखो जहाँ भी मायोसिन पाया जाता है मोस्टली ये एक्टिन फिलामेंट से ही एसोसिएटेड रहता है, तो इसलिए एक्टिन फिलामेंट बेस्ड इसको कह रहे हैं। मोटर प्रोटीन क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट के काम में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो हमने लिखा है इसका तो हमने ऐड कर दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। मैं सोचा था कि तुम लोग बुक से देख लेना, लेकिन फिर बाद में वो जो अभी एक्सप्लेन किया हमने उसी के बारे में था ये, ठीक है। अच्छा अब मायोसिन जो है वो कई टाइप का होता है, वो लगभग 14 टाइप के मायोसिन पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे कॉमन है वो मायोसिन सेकेंड है, ठीक है। और यही वो मायोसिन है जो कि मसल्स में पाया जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, और यही वो मायोसिन है जो सबसे पहले आइडेंटिफाई भी किया गया था। तो मायोसिन सेकेंड टाइप वॉज द फर्स्ट मायोसिन टू बी आइडेंटिफाइड। ये एक ओलिगोमर है। ओलिगोमर का मतलब कि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सब यूनिट्स होंगी। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ आइडेंटिकल हैवी चेन एंड टू पेयर्स ऑफ नॉन आइडेंटिकल लाइट चेन्स। डायग्राम है इसका। हाँ ये तो है, बढ़िया नहीं लग रहा है लेकिन चलो ठीक ही है। यहाँ पे देख लो इसको, अभी हम डायग्राम में एक बार एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद फिर बताते हैं आगे। देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो हेड है, ये तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है, दिस इज दी हेड। अब इस हेड वाले पोर्शन में दो साइड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन उसको हम मेंशन कर दे रहे हैं। से दिस पोर्शन, ये जो ऊपर वाला टॉप का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिन बाइंडिंग साइट। मोटा चल रहा है और उसको एक्टिन बाइंडिंग साइट हो गया। और थोड़ा सा साइड में इसके यहाँ पे लगभग, तो इसमें भी पाया जाएगा, इस वाले हेड में भी प्रेजेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है इधर। सो दिस साइट इज नोन एज एटीपी बाइंडिंग साइट। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पे, हैवी चेन, हैवी चेन मतलब क्या हुआ? कहाँ से लेके कहाँ तक हैवी चेन है? राइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लास्ट, ये पूरी की पूरी क्या हो गई? दिस इज हैवी चेन। और इस हैवी चेन के दो पार्ट्स हैं, एक तो हेड वाला पार्ट हो गया, और दूसरा ये जो पूरा कॉइल ऑफ टू हेलिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, टेल वाला पार्ट हो गया। तो हैवी चेन में दो पार्ट हो गए, हेड एंड टेल, ठीक है। लाइट चेन्स अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको दो यहाँ पे दिख रही है और दो यहाँ पे दिख रही है, यानी कि दो लाइट चेन्स जो है वो एक हैवी चेन से एसोसिएटेड है, अनदर टू विद अनदर हैवी चेन।
तो टोटल लाइट चेन्स कितनी हो गई? 2 पेयर्स, एक पेयर ये है, दूसरी पेयर ये है, और हैवी चेन्स कितनी हो गई? 1 पेयर, यानी कि 2 हैं, एक ये एक ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ये हेड वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज एन टर्मिनल। एन टर्मिनल पे हेड वाला पोर्शन प्रेजेंट रहता है, टेल जो एंड होता है वो सी टर्मिनल कहलाता है। लेंथ जो है इसकी अप्रोक्सीमेटली 150 नैनोमीटर होती टेल वाले पोर्शन की, और जो इसका डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर का होता है। एक्चुअली हम चाहें तो इसको तीसरे पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी दिया होता है, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, तीनों हम नाम यहाँ पे याद रख लेंगे, हेड, नेक और टेल। तो हेड वाला पोर्शन आपने देख लिया, इसमें 2 साइड्स आपको नजर आ रही हैं। नेक वाला जो पोर्शन है उससे लाइट चेन्स एसोसिएटेड है, बाकी पीछे का जो हिस्सा है वो अल्फा हेलिक्स 2 फॉर्म होते हैं जो कि एक दूसरे से कॉइल रहते हैं, वो टेल का पोर्शन बनाता है। तो हैवी चेन में 3 पार्ट्स हमने देख लिए। आते हैं जरा ऊपर, देखें क्या पॉइंट्स हैं हमारे। उन्हीं चीज़ों का रिपीटिशन है यहाँ पे। तो हर एक हैवी चेन जो है उसमें एक ग्लोब्यूलर हेड है, कहाँ पे? एन टर्मिनल पे। तो एक पेयर हो गया हमारे पास हैवी चेन का, 2 पेयर्स हो गई नॉन आइडेंटिकल लाइट चेन्स की। नॉन आइडेंटिकल और आइडेंटिकल, इस टर्म पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है यहाँ पे। हैवी चेन के दोनों जो होते हैं मेंबर्स वो आइडेंटिकल होते हैं, जबकि लाइट चेन्स के नॉन आइडेंटिकल हैं। अगर आप नीचे डायग्राम में भी देखें तो आपको कलर जो है वो अलग अलग नज़र आ रहा होगा लाइट चेन्स का। ये डार्क है, ये रिलेटिवली लाइट है, सिमिलरली ये भी डार्क और ये लाइट है। तो दे आर नॉन आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब ये जो 2 एल चेन्स हैं, 2 एल चेन्स का है या 2 पेयर्स, पेयर्स यहाँ पे कह देंगे, दे बाइंड क्लोज टू एन टर्मिनल ऑफ हेड डोमेन। एक्चुअली यहाँ पे सिंगल हेड डोमेन की बात हो रही है, तो वहाँ पे 2 एल चेन्स हैं, दूसरे हेड डोमेन से अनदर 2 एल चेन्स विल बाइंड, तो टोटल 4 हो जाएंगी या 2 पेयर्स हो जाएंगे। अब वापस से हम हैवी चेन में और स्पेशली ग्लोबुलर हेड वाले डोमेन की बात अगर करें, तो ये जो ग्लोबुलर हेड डोमेन है इसमें क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, हमने वहाँ पे डायग्राम में दिखाया आपको, और एक कैटालिटिक साइट है दैट हाइड्रोलाइजेस एटीपी, या एटीपी बाइंडिंग साइट जो जिसको हमने दिखाया। तो एक्चुअली ग्लोबुलर हेड जो है वो किस तरह से एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज एन एटीपीएस। अब हर एक मायोसिन हेड जो है वो एटीपी से बाइंड करेगा और हाइड्रोलाइज करेगा एटीपी को, और इस हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी उसको मिलेगी उससे वो वॉक करेगा, या मतलब वॉकिंग जैसा ही सिमिलर एक्टिविटी करेगा टुवर्ड्स प्लस एंड ऑफ एन एक्टिन फिलामेंट। अभी हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखेंगे तो उसमें देखेंगे ये वॉकिंग एक्चुअली होती कैसे है, लेकिन उसके लिए चाहिए एनर्जी, और उस एनर्जी यानी एटीपी को ब्रेक डाउन करके फॉर्म करने की जिम्मेदारी भी मायोसिन हेड की ही होती है। हेड डोमेन इज फॉलोड बाय, यानी कि हेड डोमेन के जब पीछे हम चलते हैं तो हमको लेफ्ट हैंडेड कॉइल मिलता है 2 अल्फा हेलिसेस का, जो कि क्या बनाते हैं? टेल बनाते हैं। और इन अल्फा हेलिसेस की कॉइलिंग की वजह से ही एच चेन जो है वो डाइमेराइज हो जाती है। वो तो आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि कॉइलिंग की वजह से ही डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है एक्चुअली में, अदरवाइज हेड डोमेन तो एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो टेल पोर्शन is participating in the dimerization of the heavy chain. टेल का और क्या काम होता है? टेल वाला जो इलाका है उसका और काम यह है कि इट बंडल्स इटसेल्फ विद द टेल्स ऑफ अदर मायोसिन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब कि कई सारे मायोसिन मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनकी पूंछ वाला जो हिस्सा होगा, टेल वाला जो रीजन होगा, वो एक दूसरे से इकट्ठा हो जाएगा, झुंड बना लेगा, बंडल बना लेगा। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा? मायोसिन मॉलिक्यूल्स मिलके जो फिलामेंट बनाएंगे उसका अपीयरेंस थिक हो जाएगा, डायमीटर उसका थिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टेल्स मिलके उस तरह का एक बंडल फॉर्म करेंगे विच विल अपीयर थिक। अभी हम जब सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्लियर होगा। थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ये तो बेसिक आइडिया आपको होना ही चाहिए। थिन फिलामेंट एक्टिन बनाता है और थिक फिलामेंट मायोसिन बनाते हैं। अब ये जो टेल टेल इंटरेक्शन हो रहा है अलग अलग मायोसिन हैवी चेन्स का, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े
बहुत बड़े बड़े बाइपोलर थिक फिलामेंट्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं इसकी वजह से, जिनमें बहुत सारे, कई सारे यानी सेवरल हंड्रेड मायोसिन हेड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट द टू ends ऑफ द थिक फिलामेंट। अभी यहाँ पे ये स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा टिपिकल लग रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन अभी हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। कुछ नहीं, सिंपल है। ये कई सारे मान लो हमने बना दिए, ये टेल बन गई, फिर इधर कई सारी टेल बन गई, ये हेड वाला पोर्शन उठा हुआ है लाइक दिस, ये हेड वाला, ठीक है। सिमिलरली इधर नीचे की तरफ उठा हुआ है, हेड वाले पोर्शन इस तरह से उठे। इसी तरह दूसरा जो मायोसिन बंडल तैयार होगा, दूसरा थिक फिलामेंट, उसमें इस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो ओरिएंटेशन अपोजिट है एक दूसरे के, ये बात आपको ध्यान रखें, चाहे आप ऊपर नीचे देखें चाहे साइड वाइज देखें, दोनों है। यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है एक बार को गो थ्रू हो लें हम लोग। मायोसिन 2 मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 सब यूनिट्स। टोटल कितने सब यूनिट्स हैं मायोसिन 2 में? 6 सब यूनिट्स हैं। 2 हैवी चेन्स हैं जो कि हर एक 2000 एमिनो एसिड लॉन्ग है, और 4 लाइट चेन्स हैं। 2 पेयर थी लाइट चेन्स की, तो 4 लाइट चेन्स हो गई। लाइट चेन्स जो होती हैं वो 2 अलग अलग टाइप्स की होती हैं, वो अपने अभी देख लिया, नॉन आइडेंटिकल होती हैं। और हर एक की एक कॉपी जो है वो हर एक मायोसिन हेड से एसोसिएटेड होती है। डाइमराइजेशन करवाने की जिम्मेदारी दोनों अल्फा हेलिक्स की है, जो कि रैप अराउंड करते हैं कॉइल स्ट्रक्चर में। और ये वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। एन टर्मिनस पे ग्लोब्यूलर डोमेन होता है जिसमें, या ग्लोब्यूलर हेड होता है जिसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट जो कि एटीपी हाइड्रोलिसिस करेगी। तो वही पॉइंट्स हैं, वो सम अप कर दिया गया है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आपको एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। सॉरी, मायोसिन का, एक्टिन तो हम कल ही पढ़ चुके हैं। मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये है मायोसिन हमारा। इस मायोसिन का हमने ट्रीटमेंट किया ट्रिप्सिन से, जो कि एक प्रोटीएज है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। और मायोसिन प्रोटीन है, तो जब ट्रिप्सिन इस पे एक्ट करेगा तो क्या होगा? ट्रिप्सिन इस पे स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है इन दी टेल रीजन। जब ट्रिप्सिन कट करता है इसको, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है मायोसिन। एक को हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ लाइट चेन प्रेजेंट है, और दूसरे को हम कहते हैं हैवी मीरोमायोसिन, यानी यहाँ पे लाइट चेन का भी कुछ हिस्सा है और साथ ही साथ हैवी चेन। लाइट क्या हम बोल रहे हैं, एक सेकंड रुको। ये वाला जो हिस्सा है लाइट मीरोमायोसिन जिसको हम कह रहे हैं, इसमें हैवी चेन का टेल रीजन है सिर्फ, ये बात समझिए। हैवी चेन का सिर्फ टेल रीजन प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज लाइट मीरोमायोसिन। जबकि हैवी मीरोमायोसिन में टेल रीजन भी है हैवी चेन का, हेड वाला पोर्शन भी है, और साथ ही साथ लाइट चेन्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये मिलके 3 चीजें मिलके, अब आप यहाँ पे देखिए, कंटेन्स ग्लोब्यूलर हेड, रिमेनिंग रॉड या जिसको हम टेल कह रहे हैं, और लाइट चेन्स, ये चारों ये 3 चीज मिलके हैवी मीरोमायोसिन बनाती है। और सिर्फ टेल पोर्शन ऑफ द हैवी चेन लाइट मीरोमायोसिन बनाता है, ठीक है। अल्फा हेलिकल जो रॉड जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे, अगर इस हैवी मीरोमायोसिन पोर्शन को दूसरे प्रोटीएज यानी कि पेपेन से, जो कि पपीते में भी पाया जाता है, इससे ट्रीट किया जाएगा, किसको? हैवी मीरोमायोसिन को, ये वाला आगे वाला पोर्शन। तो क्या होगा? तो अब ये जो टेल वाला पोर्शन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज S2। S2 स्टैंड्स फॉर सब फ्रेगमेंट 2, यहाँ पे लिखा हुआ है सब फ्रेगमेंट 2 और S2। और जो हेड वाला पोर्शन प्लस लाइट चेन वाले पोर्शंस जो हैं वो S1 कहलाएंगे।
सब फ्रैगमेंट 1। ठीक है। तो आपको ये दोनों स्टेप्स याद रखने हैं, पहले ट्रीटमेंट करना है ट्रिप्सिन का और उसके बाद ट्रीटमेंट करना है पेपेन का। सवाल ये आता है कि पर्पस क्या है ये सब काम करने का, बताओ कोई, क्या मतलब है, मकसद क्या है? सोचो, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं हम? ठीक है, हम ये बता दे रहे हैं भाई। किस डोमेन का क्या रोल है? नहीं, रोल तो यहाँ पे नहीं पता चल पाएगा, यहाँ पे ये चीज़ पता चलेगी कि एक्चुअली में ये मायोसिन 2 मॉलिक्यूल किन किन चीज़ों से मिल के बना है, इसमें कौन कौन से डोमेन मौजूद हैं। जब सारी चीज़ें हम अलग अलग करके देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी तुमको पता चलेगा कितने कंपोनेंट्स हैं। तो इसका मेन पर्पस ये है, बायोकेमिकल ये मेथड्स हैं। तो अब देखिए, मायोसिन 2 के अलावा और भी बहुत टाइप के अदर टाइप्स के मायोसिन्स हैं, जैसे कि 1 से लेके और ये 14 तक। 14 है ये। बाकी के जो मायोसिन हैं, मायोसिन 2 के अलावा, इनको अनकन्वेंशनल मायोसिन्स कहा जाता है। क्यों? उसके कुछ कारण हैं। मायोसिन 2 जो है वो कन्वेंशनल है, मसल्स में पाया जाता है, प्रोमिनेंट है बहुत। अनकन्वेंशनल मायोसिन्स यानी एक्सक्लूडिंग मायोसिन 2, बाकी जितने बचे 1 से लेके 14 तक, 1 3 4 5 6 7 8, 2 नहीं लेना है हमको। तो ये अनकन्वेंशनल मायोसिन हो गए, और ये क्या करते हैं? पहली बात तो ये बाइपोलर थिक फिलामेंट नहीं बनाते हैं, जैसा कि मायोसिन 2 बना रहा था। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अदर टाइप्स ऑफ सेल मूवमेंट्स में इनका रोल होता है, जैसे कि मेम्ब्रेन वेसिकल्स या ऑर्गेनेल को ट्रांसपोर्ट कराना हो विद इन द सेल, तो उसके लिए ये नॉन कन्वेंशनल वाले मायोसिन इस्तेमाल होते हैं। फैगोसाइटोसिस अगर कोई सेल कर रही है तो इन्हीं मायोसिन की हेल्प से करेगी। स्यूडोपोडिया का एक्सटेंशन अमीबा कर रहा है फॉर द मूवमेंट पर्पस और लोकोमोशन पर्पस, तो उस कंडीशन में भी नॉन कन्वेंशनल वाले मायोसिन्स इस्तेमाल होंगे। एक जो कॉमन फीचर है जो कि सभी मायोसिन्स में, जितने 1 से लेकर 14 तक है इंक्लूडिंग सेकंड, और कंजर्व रहता है, वो क्या है कि मोटर डोमेन या जो हेड वाला इसका इलाका है, वो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, वो कंजर्व रहता है, सभी टाइप के मायोसिन्स में वो पाया जाएगा। बाकी के जो डोमेन्स हैं, और बाकी के डोमेन्स में क्या आ गया, लाइट चेन्स आ गई, और टेल वाला पोर्शन जो है हैवी चेन का, वो वेरी करते हैं फ्रॉम मायोसिन टू मायोसिन। और इन्हीं वेरिएशंस के, यानी कि बाकी पोर्शंस के वेरिएशन के चलते, अलग अलग मायोसिन का जो स्पेसिफिक रोल है सेल के अंदर, वो निकल के आता है। तो जो स्लाइट डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग टाइप के रोल्स परफॉर्म करने में उस मायोसिन मॉलिक्यूल को हेल्प करते हैं। जितने भी मायोसिन्स हैं वो मूव किधर करेंगे? प्लस एंड ऑफ एन एक्टिन फिलामेंट। अभी प्लस एंड क्या है, माइनस एंड क्या है, वो सार्कोमेयर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो एक बार को दिमाग में बस रखना है ये। जितने मायोसिन्स हैं वो प्लस एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट की तरफ मूव करते हैं, एक्सेप्ट मायोसिन 4 ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करता है, ठीक है, माइनस एंड की तरफ। मायोसिन के बारे में हमने जान लिया, बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो तो आपने समझ लिया कि हैवी चेन होती है, लाइट चेन, एक पेयर हैवी चेन की, 2 पेयर लाइट चेन की। हैवी चेन में हेड पोर्शन होता है और टेल पोर्शन होता है। हेड वाले पोर्शन में 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट जिससे मायोसिन एक्टिन से जाके जुड़ेगा, और एटीपी बाइंडिंग साइट जिससे एटीपी आके मायोसिन से जुड़ेगा, मायोसिन के हेड पोर्शन से, और वो हाइड्रोलाइज होगा, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में उसका इस्तेमाल होगा।
तो वो बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हमको देखना है कि एक्चुअली फंक्शन क्या है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल टू असेस द फंक्शन ऑफ मायोसिन 2। मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले हमको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो स्केलेटल मसल्स का पता होना चाहिए। सार्कोमियर क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं, डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हमने ज़्यादा, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं तो और क्लियर होगा आपको, क्योंकि लिखा हमने छोटा छोटा है। लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक स्केलेटल मसल है, पूरी मसल, ठीक है। ये मसल चूंकि स्केलेटल मसल है तो जाहिर सी बात है बोन से अटैच्ड होगी, और बोन से अटैचमेंट का काम जो है वो टेंडन करता है। तो टेंडन आ रहा है, टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और ये मसल्स टेंडन का एक्सटेंशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ दूसरे कनेक्टिव टिश्यू का एक्सटेंशन इस पूरी एंटायर मसल के ऊपर होता है, कवर किया रहता है उसको, जिसको हम क्या कहते हैं, एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम इज द कनेक्टिव टिश्यू एनशीथिंग द एंटायर मसल। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। एपीमाइसियम पूरी की पूरी मसल के चारों तरफ जो कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको कहते हैं। अब मसल के अंदर कई बंडल्स पाए जाते हैं जिसको हम फेसिकल्स कहते हैं। मसल फेसिकल्स या बंडल ही है बेसिकली। तो एक पूरी मसल के अंदर कई सारे फेसिकल्स होंगे। इसमें से एक इंडिविजुअल फेसिकल यहाँ पे बाहर निकाल लिया गया है, जूम आउट किया गया है थोड़ा सा। तो ये इंडिविजुअल मसल फेसिकल है। अब ये जो मसल फेसिकल है, इसकी जो कवरिंग है चारों तरफ, उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। तो पेरीमाइसियम कवर कर रहा है फेसिकल को, एपीमाइसियम कवर कर रहा था पूरी मसल को। तो पेरीमाइसियम इज द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग ईच फेसिकुलस, सिंगुलर में फेसिकुलस बोलते हैं इसको। हर एक मसल फेसिकुलस के अंदर कई सारी मसल फाइबर या मसल सेल्स पाई जाती हैं। तो ये सारी क्या है, दीज आर मसल फाइबर्स या मसल सेल्स जिसको कहते हैं। तो ये हो गई हमारी मसल फाइबर या मसल सेल, एक बाहर निकाल के एनलार्ज कर ली। अब इस मसल फाइबर की जो कवरिंग है वो होती है एंडोमाइसियम। ध्यान रखिएगा। तो एंडोमाइसियम इज द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग ईच मसल सेल और मसल फाइबर। तो फिर से हम बता दे रहे हैं तीनों टाइप के कनेक्टिव टिश्यू। एपीमाइसियम जो है वो पूरी मसल को कवर कर रहा है, पेरीमाइसियम जो है वो मसल फेसिकल को कवर कर रहा है, और एंडोमाइसियम जो है वो इंडिविजुअल मसल फाइबर या मसल सेल को कवर कर रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब मसल फाइबर या सेल की बात करें और इसके ऊपर से हमने कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग हटा दी, यानी एंडोमाइसियम रिमूव कर दिया, तब जो हमको सबसे बाहर की तरफ लेयर मिलेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज सार्कोलेमा। तो ये प्लाज्मा लेमा की ही तरह होती है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें होता है, वो हम देखेंगे क्या मॉडिफिकेशन होता है। तो सार्कोलेमा इज नथिंग बट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर। मसल फाइबर जब भी हम कहें तो आप समझ लीजिए इंडिविजुअल मसल सेल की बात हो रही है। तो कोई भी सेल होगी तो उसका एक मेम्ब्रेन होगी, तो उसको हम सार्कोलेमा कह रहे हैं मसल के केस में। और ये सार्कोलेमा क्या होती है, ये इन्वेजिनेट करती है इनसाइड द फाइबर और सेल इन द फॉर्म ऑफ टी ट्यूब्यूल। सार्कोलेमा जो है वो अंदर की तरफ घुसी रहती है, पेनिट्रेट की रहती है। जबकि नॉर्मल सेल्स में हम क्या देखते हैं कि इस तरह हम सेल बना देते हैं। अब अगर यही सेल अंदर की तरह इस तरह से, फिर इस तरह से कहीं घुसी रहे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उससे आप थोड़ा सा कर सकते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है दैट इज नोन एज टी ट्यूब्यूल। ये लग रहा है ना टी जैसा, ये टी हो गया, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल बेसिकली इसको कहते हैं। तो तीनों कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ में आ गए मसल के, सिंपल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगले कंपोनेंट की बात करें अगर हम मसल फाइबर के, तो वो है सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म क्या है, मसल सेल का या मसल फाइबर का स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म है। इस सार्कोप्लाज्म में मॉडिफाइड ईआर प्रेजेंट होता है, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
तो मसल सेल में पाया जाने वाला मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी सार्कोप्लाज्म में थ्रेड लाइक कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। पता नहीं यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, हाँ, ये मसल फाइबर हो गए ना, इंडिविजुअल मसल फाइबर। अब ये जो बाहर निकला है, दिस इज व्हाट, दिस इज मायोफाइब्रिल। और ये मायोफाइब्रिल फिर से कुछ कुछ चीज़ों से मिलके बना होता है। और वो कौन सी चीज़ें हैं? वो होती हैं थिक एंड थिन फिलामेंट। यानी थिक माने मायोसिन, थिन माने एक्टिन। तो ये मायोफाइब्रिल दिस इज अगेन कंपोज्ड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो इस तरह से पूरी हायरार्की आप मसल की एक बार याद रखेंगे तो सही रहेगा। देख लेते हैं फिर से एक बार। ये पूरी एक स्केलेटल मसल हो गई, पूरी मसल। उस मसल के अंदर कई सारे फैसिकल्स, हर एक फैसिकल के अंदर कई सारे मसल फाइबर्स, हर एक मसल फाइबर के अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल्स, हर एक मायोफाइब्रिल के अंदर कई सारे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एंटायर हायरार्की। अब आते हैं, तो ट्रांसवर्स या टी ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? जो भी इम्पल्स आ रही है फ्रॉम द न्यूरॉन, तो उसको सेल के अंदर तक पहुंचाना, टू पेनिट्रेट इनसाइड द सेल, जिससे कि एसआर या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट किया जा सके और वो कैल्शियम रिलीज करे। फिर कैल्शियम का जो रोल होगा अभी आगे देखेंगे हम। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक इंडिविजुअल मसल फाइबर है, ठीक है। इसका अपना न्यूक्लियस है। ये बैंड बैंड इसके ऊपर से दिखते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक व्यू देखते हैं तो इसमें दो तरीके के बैंड दिखते हैं। एक लाइट बैंड जिसको आई बैंड कहते हैं। आई अगर सेकंड लेटर से भी आप लेना चाहें तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं। डार्क लेटर, डार्क बैंड यानी कि ए बैंड, तो इसका भी सेकंड लेटर ए है। तो आई आई ए ए। आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रॉपिक, ए स्टैंड्स फॉर एनाइसोट्रॉपिक। इन दोनों का मतलब क्या है अभी हम देखते हैं। ये हो गई मसल फाइबर। इस मसल फाइबर के अंदर ये है मायोफाइब्रिल। अब चूंकि ये एक सेल है तो जाहिर सी बात है इसके कंपोनेंट्स तो होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे। तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, इसकी मेम्ब्रेन यानी सार्कोलेमा नज़र आ रहा है, इसका न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और इसके स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स हैं जिसको हम मायोफाइब्रिल कह रहे हैं वो भी दिख रहा है। अब हम मायोफाइब्रिल के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर जब हम लार्ज करके देखते हैं तो कुछ इस तरह का नज़र आता है। अब देखो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस तरीके से पूरे फाइब्रिल के ऊपर इस तरह स्प्रेड किया हुआ है। और इस स्प्रेडिंग से फ़ायदा ये होता है कि तो इतना सेक्शन दिखाया गया, ये पूरे पे स्प्रेड किया हुआ है और जितने भी मायोफाइब्रिल्स हैं सब पे। इस स्प्रेडिंग से फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम रिलीज होता है उसकी सप्लाई इन फिलामेंट्स को, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स को स्पेशली, हो जाती है बहुत ही जल्दी। और जब वो इम्पल्स चली जाती है तो वापस से उस कैल्शियम आयंस को ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने अंदर रख लेते हैं। तो जितना ज़्यादा क्लोज इंटरेक्शन होगा विद द एसआर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द मायोफाइब्रिल, उतना तेजी से कैल्शियम का रिलीज और कैल्शियम का अपटेक हो पाएगा। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स पे। तो आप यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं वो समझ लें, फिर उनका इंडिविजुअल क्या रोल है वो भी हम लोग देख लेंगे। थिन या एक्टिन फिलामेंट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लाइट ग्रीन कलर में। और जो थिक फिलामेंट है वो आपको डार्क पर्पल कलर में नज़र आ रहा है। आ रहा है समझ में? अब देखो, जो फंक्शनल यूनिट होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की
वो कहलाती है सार्कोमेयर। यानी कि जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन है वो इतनी ही डिस्टेंस में होगा एंड इट विल बी रिपीटेड इन द एडजेसेंट एरिया इन द सिमिलर मैनर, जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो सार्कोमेयर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एक तो जेड डिस्क है, जेड डिस्क आपको दिख रही है। दो जेड डिस्क के बीच में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, मिडिल वाले पोर्शन में एच जोन है, हेलर जोन जिसको कहते हैं। बेसिकली ये मिडिल में थोड़ा सा लाइट पोर्शन यहाँ पे नजर आता है। हेलर का मतलब होता है ब्राइट, जर्मन वर्ड है। तो दो जेड डिस्क के बीच का इलाका क्या कहला रहा है? सार्कोमियर। कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या हैं? इसमें आपको तीन क्या दो तरीके के बैंड मिल रहे हैं जो कि ऑल्टरनेट कर रहे हैं। एक बार आई बैंड मिला, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ए बैंड मिला, फिर इसके बगल में आई बैंड मिला, फिर अब और हम अगर एक्सटेंड करें इसको तो ए बैंड मिलेगा। तो आई ए आई ए, आई ए आई ए, ठीक है। ये जो है इंटरैक्ट जो ऑल्टरनेट कर रहा है एक के साथ एक, एक के बाद एक। आई बैंड अभी ऊपर हमने आपको बताया लाइट। लाइट क्यों है? क्योंकि आई बैंड का इलाका वो इलाका है जहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स या थिन फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं, ग्रीन कलर वाले। लेकिन ए बैंड वाले इलाके में यहां से लेके और यहां तक अगर आप ध्यान से देखें तो आपको थिक फिलामेंट भी नजर आ रहा है और थिन फिलामेंट, यानी पर्पल वाला कंपोनेंट भी दिख रहा है और ग्रीन वाला कंपोनेंट भी दिख रहा है। तो चूंकि दोनों फिलामेंट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं तो इसका अपीयरेंस ही डार्क होता है, तो इसलिए ये डार्क बैंड या ए बैंड भी कहलाता है। एच जोन वाला इलाका फिर क्या है? एच जोन वाला जो इलाका है वो बेसिकली ऐसा इलाका है इन द मिडिल ऑफ सार्कोमियर जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं या मायोसिन फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ग्रीन वाला आपको कोई नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ पर्पल वाला नजर आ रहा है। तो चूंकि एक ही फिलामेंट पाया जा रहा है मायोसिन, इसीलिए ये रिलेटिवली लाइटर होता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द ए बैंड। बीचों बीच ये जो लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड एम लाइन, एम फॉर मिडल। और एम लाइन में ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि इन मायोसिन या थिक फिलामेंट्स को स्टेबलाइज करती हैं, उनको होल्ड रखने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स आपको सार्कोमेयर के दिख गए। यहाँ पे जेड डिस्क हो गया, दो जेड डिस्क के बीच में सार्कोमेयर होता है। आई बैंड ए बैंड ऑल्टरनेट करते रहते हैं। आई बैंड में सिर्फ एक्टिन होगा, ए बैंड में एक्टिन मायोसिन दोनों होंगे, एच जोन में सिर्फ मायोसिन होगा। और एम लाइन जो है ऐसे प्रोटीन्स के द्वारा बनाई जाती है जो मायोसिन फिलामेंट्स को सपोर्ट करते हैं, होल्ड रखते हैं। अभी फिर से ये रिपीट होगा, अभी घबराओ नहीं, अभी हम दूसरी तरीके से इसको दिखाएंगे स्ट्रक्चर। कुछ बातें हैं, रिपीटिशन ही होगा नो डाउट। हर एक मायोफाइब्रिल में एक्टिन थिन फिलामेंट्स होते हैं और मायोसिन थिक फिलामेंट्स होते हैं। लीनियर चेन के फॉर्म में ये पूरा अरेंजमेंट है, हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, और इसी को हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। व्हाट इज सार्कोमियर? इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ मायोफाइब्रिल। मसल का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सार्कोमियर्स या सार्कोमियर की ही यूनिट्स में होता है। अब देखो थोड़ा सा और अंदर आ गए हम, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखेंगी और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम है ये। तो ये हो गया हमारा एक सार्कोमियर, अभी ऊपर हमने देखा था। कहाँ से लेके? जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन या जेड डिस्क तक, ठीक है। ये हो गया एक सार्कोमियर। बीच का वो इलाका जहाँ पे सिर्फ हमको ये मायोसिन फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं या थिक फिलामेंट्स पर्पल कलर के, वो एच जोन कहलाता है। इस एच जोन के बीचों बीच आपको एम लाइन नज़र आ रही है।
डार्क बैंड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मायोसिन या थिक फिलामेंट भी है डार्क बैंड में, और थोड़ा सा पोर्शन जो है वो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स भी नजर आ रहे हैं। तो डार्क बैंड में एक्टिन मायोसिन दोनों फिलामेंट्स होते हैं, लाइट बैंड फिर से वही एक्टिन फिलामेंट्स। अब इंडिविजुअल चीजों की हम बात कर लें। ये ग्रीन कलर में क्या दिखाया जा रहा है, दिस इज थिन फिलामेंट एक्टिन है। इसका एक एंड जो है वो प्लस एंड है। प्लस एंड वाला इलाका किस तरफ है, जेड लाइन या जेड डिस्क की तरफ। तो इधर वाला हिस्सा जो है एक्टिन फिलामेंट का वो प्लस कहलाता है, और इस प्लस एंड का अटैचमेंट जो जेड डिस्क से हो रहा है, इट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ अल्फा एक्टिनिन। तो अल्फा एक्टिनिन एक प्रोटीन है जो एक्टिन के प्लस एंड को जेड लाइन से अटैच करे। तो इधर भी होगी, इधर भी होगी, और जो अगल बगल सब चलते चले जा रहे हैं, हर जगह अल्फा एक्टिनिन। जेड लाइन क्या है, डिमार्केशन बिटवीन एडजेसेंट सार्कोमियर्स। तो ये तो ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सार्कोमियर इसको हम कह सकते हैं। अब देखो, प्लस एंड देख लिया थिन फिलामेंट का, जेड लाइन की तरफ। माइनस एंड जो होता है वो किधर की तरफ होता है, वो मिडिल पोर्शन ऑफ द सार्कोमियर की तरफ होता है। ये माइनस एंड हो गया थिन फिलामेंट का, और ये कैप्ड होता है, इसकी कैपिंग हुई रहती है। तो कैप्ड माइनस एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप विद थिक मायोसिन फिलामेंट। तो आप देख सकते हैं इतना पोर्शन जो है वो एक्टिन और मायोसिन का ओवरलैप कर रहा है। कैपिंग का मतलब क्या हो गया, कैपिंग जो है वो करने की जिम्मेदारी एक प्रोटीन की होती है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोमोडुलिन। तो कैपिंग करने की वजह से ये माइनस एंड को स्टेबलाइज भी कर देती है। ये प्रोटीन जो है ट्रोपोमोडुलिन, ये माइनस एंड की कैपिंग और स्टेबलाइजेशन दोनों काम कर देती है। थोड़ा सा अब हम बढ़ते हैं इधर की तरफ। कहाँ गया इसका, यस, आए नीचे हम देखें। अभी एक्टिन के कंपोनेंट्स हम थोड़ा सा और डिटेल में देखने जा रहे हैं। अब देखो, ये एक्टिन वाला इलाका है और इसको और एनलार्ज किया गया है। तो थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? डायग्राम में तो आपको तीन कंपोनेंट्स दिखाए जा रहे हैं, ट्रोपोनिन हो गया, एक्टिन हो गया और ट्रोपोमायोसिन। लेकिन एक्चुअली में इसमें टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट भी इसको हम कह सकते हैं। पूरा थिन फिलामेंट जो है, जो कंपोनेंट्स मिलके बना रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक्टिन है, नेबुलिन, ट्रोपोमोडुलिन जिसका फंक्शन हमने आपको अभी बताया, कैपिंग और स्टेबलाइजेशन, फिर ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन। इतने प्रोटीन्स मिलके थिन फिलामेंट तैयार करती हैं। एक एक का रोल थोड़ा सा देख लेते हैं हम। नेबुलिन, नेबुलिन प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है, इट हैज अ रिपीटिंग 35 एमिनो एसिड एक्टिन बाइंडिंग मोटिफ। 35 एमिनो एसिड बार बार रिपीट होता रहता है और उससे ये प्रोटीन तैयार हो जाती है। ये नेबुलिन प्रोटीन कहाँ से शुरू होती है, जेड डिस्क से लेके माइनस एंड ऑफ ईच थिन फिलामेंट। और ये किस तरह से एक्ट करती है, इट एक्ट्स एज ए मॉलिक्यूलर रूलर टू डिक्टेट द लेंथ ऑफ फिलामेंट। अब यहां से तो लग रहा है कि स्टेटमेंट बोलते चले जा रहे हैं, क्या मतलब है पता नहीं। आओ अभी हम नीचे दिखाते हैं, देखते रहो खाली। देखो, टाइटिन एंड नेबुलिन, इन दो के बारे में हमने यहाँ पे दिखाया। तो पहले नेबुलिन समझ लो, टाइटिन अभी बताते हैं। नेबुलिन जिसके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ये एक इन इलास्टिक जायंट प्रोटीन, बड़ी प्रोटीन होती है। देखो यहाँ खोजो, कहाँ गई नेबुलिन, वेयर इज नेबुलिन, दिस इज नेबुलिन, ये है नेबुलिन। अब देखो, नेबुलिन स्टार्ट हो रही है जेड डिस्क से, और अगर मे भी आप लोगों को ना नजर आ रहा हो, लेकिन पीडीएफ देंगे तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें लाइट ब्लू कलर का ये चलती चली जा रही है, ये जो इंडिकेट किया गया है। और ये कहाँ तक जा रही है, जेड डिस्क से स्टार्ट हुई और माइनस एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट तक ये चली गई। तो ये एक्चुअली कर क्या रही है, ये भी एक्टिन के फिलामेंट को या थिन फिलामेंट को
स्टेबलाइज करने के साथ साथ प्रॉपर शेप में होल्ड करने का काम कर रही है। इसका मतलब कि अलाइनमेंट जो है या जो गैप है बिटवीन द मायोसिन एंड द एक्टिन, या हम कहें थिक एंड द थिन फिलामेंट, उस अलाइनमेंट और गैप को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी नेबुलिन की होती है। तो इसका मतलब कि एक्टिन को स्टेबलाइज करने में इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली ये अपना रोल प्ले करती है। टाइटिन का भी बता ही दे रहे हैं लगे हाथ। टाइटिन जो है इसको मॉलिक्यूलर स्प्रिंग भी कहते हैं। अच्छा यहाँ देखो, नेबुलिन जो है वो इनइलास्टिक है, लेकिन टाइटिन जो है वो इलास्टिक है, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोटीन इन द बॉडी, 25,000 अमीनो एसिड। लार्जेस्ट जीन कौन सी होती है? डिस्ट्रॉफिन। यस। तो इट, सर जी, अच्छा, कुछ नहीं समझ आ गया। अरे वाह, गुड। तो इट इज द लार्जेस्ट प्रोटीन इन द बॉडी। इसका काम होता है मसल की रिलैक्सेशन। देखो कहाँ है टाइटिन, टाइटिन ये है, दिस इज द टाइटिन। अब ये देखो, ये थिक फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट, इससे ये टाइटिन प्रोटीन अटैच्ड है और अल्टीमेटली ये जेड डिस्क से इधर अटैच हो गई, सिमिलरली इधर जेड डिस्क से अटैच हो गई। तो मायोसिन को होल्ड करके रखने की जिम्मेदारी टाइटिन की है और एक्टिन को होल्ड करने की जिम्मेदारी नेबुलिन की है। क्लियर हो गया? वापस से चलते हैं जरा ऊपर। यहाँ पे थे। तो हमने देख लिया नेबुलिन का रोल। ट्रोपोमॉडुलिन का रोल अभी हमने देखा, ये माइनस एंड को कैप करता है और स्टेबलाइज करता है। ट्रोपोमायोसिन वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रोपोमायोसिन जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखो ऑरेंज कलर में ये रन कर रहा है, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन जो है ये क्या करता है, इट रन्स अलोंग द एक्टिन या एफ एक्टिन जो फिलामेंट है, तो वो ट्रोपोमायोसिन हो गया। फाइब्रस होता है, इसमें दो चेन्स आपको नजर आ रही हैं, देखो एक चेन ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, अल्फा बीटा, और ये अटैच हो जाता है एफ एक्टिन से। ये एक्टिन जो लिखा है बेसिकली एफ एक्टिन है, फिलामेंटस बताने की जरूरत नहीं बार बार। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन बेसिकली क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स। तो 3 पॉलीपेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स है ये। तो एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे, 3 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप इंडिकेट भी कर देंगे तो सबसे बढ़िया है। तो दिस इज टी, दिस इज आई एंड दिस इज सी। तो ये 3 जो है कंपोनेंट्स हैं ट्रोपोनिन के। ट्रोपोनिन टी क्या करता है, दिस वन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग। यानी कि ट्रोपोनिन टी वाला जो हिस्सा होगा वो इस ट्रोपोमायोसिन से आके यहाँ पे कहीं अटैच्ड होगा। तो अगर वो साइड बना दें यहाँ पे, ये हो गया, तो इस साइड से ये जाके ट्रोपोमायोसिन से अटैच हो जाएगा, और साथ ही साथ दिस टी इज अटैच टू आई एज वेल एज सी। तो क्या स्टेटमेंट है, इट बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन एंड अदर टू ट्रोपोनिन्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रोपोनिन आई का क्या रोल है, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी। तो ट्रोपोनिन आई जो है वो एक्टिन से बाइंड करती है और ट्रोपोनिन टी से बाइंड करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनहिबिटरी वाली है, ट्रोपोनिन टी से तो बाइंड कर रही है, और इसके पास यहाँ पे कहीं एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी जिसे ये एक्टिन से बाइंड कर जाएगी। रोल क्या है ट्रोपोनिन आई का, तो इट इनहिबिट्स एफ एक्टिन एंड मायोसिन इंटरैक्शन। इस एक्टिन को मायोसिन से इंटरैक्ट नहीं होने देने का काम जो है वो आई का होता है, ट्रोपोनिन आई का। थर्ड इज द ट्रोपोनिन सी, कैल्शियम बाइंडिंग। अब ये कैल्शियम बाइंडिंग है तो जाहिर सी बात है कालमोडुलिन हमने पढ़ा, तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये कालमोडुलिन के ही एनालॉगस होती है। कहाँ पढ़े थे कालमोडुलिन, याद है? सेल सिग्नलिंग में है सर, लेकिन
GPCR में, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है। कार्डियक मसल्स में ये ट्रोपोनिन सी नहीं होता, इसमें कैल्शियम कार्बोनिलिन से बने होते हैं। हाँ सही, बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिला के जो काम ये कालमेडुलिन कार्डियक मसल में कर रही, वो काम ट्रोपोनिन सी स्केलेटल मसल में करेगी। 4 कैल्शियम से एक ट्रोपोनिन सी बाइंड कर सकता है। करने तो बाइंड, क्या दिक्कत है। तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स देख लिए, 5 कंपोनेंट्स जो कि मिलके थिन फिलामेंट कहीं ना कहीं बना रहे हैं। अब आते हैं जरा, और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बचा नहीं बचा। फ्लेक्सिबल हिंज रीजन, इसको और आराम से देख लेना, तुम लोग ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं, जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन। अब आते हैं जरा थिक फिलामेंट पे। देखो, जो हमने बताया था कि जो टेल वाला पोर्शन है वो मिलके पूरा बंडल तैयार करता है। तो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो सॉलिड रीजन आपको पर्पल नजर आ रहा है वो बेसिकली वही बंडल है, और ये ऊपर जो निकले हुए हैं दो दो, वो हेड हैं। तो ये जो थिक फिलामेंट होता है, इसमें बहुत सारे कई कई सौ मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो तैयार होता है थिक फिलामेंट। थिकनेस इसकी कितनी है? 1.5 माइक्रोन। और ये जो कई सैकड़ों मायोसिन फिलामेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये टेल टू टेल इंटरेक्शन करते हैं। ये ऊपर हम पॉइंट देख चुके हैं, तो इसको फिर से ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल का आपने डायग्राम ऊपर देख ही लिया। टाइटिन और नेबुलिन ये हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। हाँ, वापस से सार्कोमेयर की कुछ स्पेसिफिक बातें हम बताने के लिए डायग्राम दे रहे हैं ये। देखो यहाँ पे, तो दिस एच जोन, इसको हेलर्स जोन कहते हैं। कहाँ पे मौजूद है ये? सेंटर ऑफ द ए बैंड। तो ये पूरा ए बैंड यहाँ से यहाँ तक है, इसके सेंटर में मौजूद है। इसमें केवल थिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं एच जोन में। एम लाइन क्या है? एम लाइन अभी बताया हमने ऊपर, इट इज फाउंड बाय सपोर्टिंग प्रोटीन्स दैट होल्ड द थिक फिलामेंट्स टुगेदर एट द सेंटर ऑफ एच जोन। सपोर्टिंग प्रोटीन्स का बना होता है। लाइट जोन, डार्क जोन, या लाइट बैंड, डार्क बैंड। लाइट आई बैंड जो होता है उसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। डार्क ए बैंड जो है वो एनाइसोट्रॉपिक बैंड होता है। आइसोट्रॉपिक में केवल थिन फिलामेंट्स होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बैंड में दोनों थिन और थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आइसोट्रॉपिक क्यों कह रहे हैं? आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है, चूंकि इसमें सिर्फ एक टाइप का फिलामेंट मौजूद है, इसीलिए इस बैंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती हैं। अब ये एक आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक जो है उसमें कई तरीके की प्रॉपर्टीज ली जाती हैं, मैकेनिकल, फिजिकल, स्ट्रेस बियरिंग प्रॉपर्टीज। तो चूंकि सेम एक ही कंपोनेंट है, तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी नहीं। एनाइसोट्रॉपिक में क्या है, चूंकि एक्टिन और मायोसिन दो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इस तरह की, जो भी बताया आपको, वो चेंज होती हैं विद डायरेक्शन। कुछ पूछ रहा है कोई? नहीं। तो चूंकि डार्क बैंड की प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होती हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रॉपिक, व्हाइल हैविंग सिंगल कंपोनेंट एज एक्टिन, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी चेंज होने का सवाल नहीं होता, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक। ऐसे ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस केस में कह दे रहे हैं। वेग वेग डेफिनेशन है इसकी। एक इंडिविजुअल कंपोनेंट भी अगर होगा तो उसकी भी प्रॉपर्टीज कभी कभी चेंज हो सकती हैं। जैसे लकड़ी वकड़ी है, तो वुड जो है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है बेसिकली, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। और लेकिन उसमें हमको बहुत ज़्यादा जाना नहीं है, वी हैव टू सी द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ओनली। आवाज नहीं आ रही है सर। सभी लोगों को नहीं आ रही है? हेलो? आ रही है सर। आ रही है? ओके 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 ओके। तंजीला, कहीं नेटवर्क में देखो, एरर तो नहीं है, इशू तो नहीं है? चलो
अब देखो यहाँ पे हमने ये लिस्ट यहाँ पे ऐड कर दी है, इसको आराम से बैठ के पढ़ लेना, सब कुछ हम बता चुके हैं ऑलरेडी। कुछ एक आध दो एक्स्ट्रा है उसको देख लेना, पढ़ लेना, पूरा एक्सप्लेन नहीं करने जाएंगे। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, तुम लोग यार कुछ पूछते नहीं हो ग्रुप पे, समझ में नहीं आता है। सार्कोमेयर के कंपोनेंट्स भी यहाँ पे ऐड कर दिया हमने बुक से ही, जेड बैंड, ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, एम लाइन क्या है, ठीक है। यहाँ पे वही उस प्रोटीन का स्पेसिफिक नाम दे दिए गए, मायोमेसिन, जो सपोर्ट करती है, ठीक है, थिक फिलामेंट को। ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, थोड़ा सा और, ठीक है। अब देखो, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, आई बैंड शॉर्टन होता है, लेंथ ऑफ ईच सार्कोमियर डिक्रीजेस, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। कितने लोगों को ये बात पता है पहले से? हमने तो ऐसे बोल दिया लाइन टू लाइन, एक्सप्लेन नहीं किया अभी। कितने लोगों को ये बात पहले से पता है, बताओ। सर जेड लाइंस पास पास आते हैं, हाँ वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट छोटे नहीं होते हैं, वो बस पास पास आते हैं जेड लाइन, इसकी वजह से कंट्रैक्शन होती है। हाँ, तो जेड लाइन पास आएंगे तो जाहिर सी बात है सार्कोमेयर की जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वही कॉन्ट्रैक्शन का मेन वो मोटो है। बाकी मसल कॉन्ट्रैक्शन तो तुम लोग पढ़े ही, उसको पढ़ाएं कि छोड़ें, आगे बढ़ें? रहने दीजिए सर। हाँ, इसको देख लेना, सही बात है। इसमें देख लो, एक बार दिखा दे रहे हैं। इन दोनों साइंटिस्ट का नाम मालूम होगा आप लोगों को। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यहाँ पे किस तरह से इम्पल्स आती है, उससे क्या फ़ायदा होता है, टी ट्यूब्यूल कैसे अरेंज होता है, सारे बच्चे बताएं भाई। वोल्टेज सेंसिटिव प्रोटीन, कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम जो है वो प्रोपोनिन सी से बाइंड करता है, ये डायग्राम है, छोड़ो।